रीजनेबल, रैशनल, सरप्राइज। हम इंसान एक ऐसे क्रिएचर हैं जो इमोशनल होकर भी सोचते हैं और जो प्रैक्टिकल या रैशनल होकर भी सोचता है। फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त हमें बहुत ज़्यादा रैशनल होकर नहीं सोचना होता है, बल्कि हमें रीजनेबल होकर सोचना पड़ता है। हमें अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने का रीज़न ढूंढना पड़ता था। किसी चीज़ के लिए रीजनेबल होना ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, और बात जब पैसे की होती है तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ता है। रीजनेबल और रैशनल को डीपली समझने के लिए हम एक ऐसे जूलियस वैगनर का एग्जाम्पल लेते हैं। जूलियस वैगनर 19th सेंचुरी के साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने मलेरिया से सिफिलिस जैसी बीमारी का इलाज किया था। और इनके अंदर दो स्किल्स थी। पहली ये कि ये चीज़ों के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे, और दूसरी ये कि जो लोगों की नज़र में पागलपन होता था, वो पागलपन उन्हें बहादुरी लगती थी। और इन दोनों ही स्किल्स को जूलियस वैगनर ने न्यूरोसिफिलिस पेशेंट पर आजमाया था। जूलियस ने ये पैटर्न नोटिस किया कि जब सिफिलिस पेशेंट को फीवर होता है तो वो जल्दी रिकवर करने लग जाता है। जूलियस वैगनर ने यह अज्यूम किया कि फीवर इन्फेक्शन से फाइट करने में बॉडी की हेल्प होती है, और ये चीज़ डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। जूलियस एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे, और वो टाइफाइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के लो एंड स्ट्रेन वायरस को सिफिलिस के पेशेंट में इंजेक्ट करने लगे। ये एक एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी डेंजरस, और इस एक्सपेरिमेंट से कई पेशेंट्स की जान भी चली गई। फाइनली जूलियस वैगनर ने मलेरिया का वीक वर्जन सिफिलिस के पेशेंट को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को फीवर आने लगा और लोग सही भी होने लगे। जूलियस वैगनर ने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि हर 10 में से 6 सिफिलिस पेशेंट्स को मलेरिया के बुखार से ठीक किया जा सकता है, और इस ट्रीटमेंट को मलेरिया थेरेपी नाम दिया गया। जूलियस वैगनर को इस रिसर्च के लिए 1927 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। हालांकि बाद में मलेरिया थेरेपी को पेंसिलिन से रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन जूलियस वैगनर दुनिया के ऐसे पहले डॉक्टर बने जिन्होंने ये बताया कि फीवर से हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। लोग फीवर को बुरी तरह से लेते हैं और उसे ट्रीट करने के लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लोग फीवर को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि फीवर में हमें पेन होता है, हमारी बॉडी को तकलीफ होती है। जब फीवर होता है तो हम रिजनेबल नहीं हो पाते, हम रैशनल होते हैं। हम बस यही सोचते हैं कि जल्दी से डॉक्टर हमें मेडिसिन दे और हम ठीक हो जाएं। हम ये नहीं सोचते कि चलो अच्छा है, हमें फीवर हुआ है, इससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर लेगी। हम ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि हम फीवर से हर्ट होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो इसी तरह सोचते हैं। हम रिजनेबल नहीं, रैशनल होकर सोचते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं हमें भारी नुकसान ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि देखा जाए तो एक इंसान ना तो रैशनल और ना ही इरेशनल है। हम ज़्यादा हार्डली थिंक करते हैं, हम ज़्यादा अपनी थिंकिंग पर सवाल भी नहीं करते। हैरी मार्कोविट्स को रिस्क और रिटर्न के बीच मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जब मार्कोविट्स से पूछा गया कि उन्होंने किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो इसके जवाब में उन्होंने यही बताया कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड और इक्विटी में 50-50 स्प्लिट किया था, ताकि कभी फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्हें रिग्रेट ना हो। और कभी ज़रूरत पड़ने पर मार्कोविट्स इस स्ट्रेटजी को चेंज भी कर लेते थे, कभी 60% बॉन्ड तो कभी 40% इक्विटी। मार्कोविट्स ना तो ज़्यादा रैशनल थे और ना ही इरेशनल, बल्कि वो रिजनेबल थे। उनके पास वजह थी, उनके पास ये वजह थी कि उन्हें फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से पहले आप उसके लिए रीज़न ढूंढें। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया बना रही है तो आप भी बनाएं, या पूरी दुनिया कहती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहिए तो आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हैं। आप ये खुद डिसाइड करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपका क्या रीज़न है। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री मोस्टली सरप्राइजिंग इवेंट की स्टडी होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री के बेसिस पर ही फ्यूचर का अजम्पशन या एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टर्स जब मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं तो उससे ये रफ आइडिया लगा लेते हैं कि फ्यूचर में वो क्या क्या आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स हिस्ट्री का यूज़ करके अपना और दूसरों का नुकसान करा देते हैं।
इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर इन्वेस्टर को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर डिपेंड होकर इन्वेस्टर्स दो गलतियां कर देते हैं। पहली ये कि आप आउटलेयर्स इवेंट को मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट होता रहता है। ऑथर बताते हैं कि हर डेकेड, हर सेंचुरी अलग अलग होती है, और हर डेकेड में अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं। 19th सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी अलग थी, और 20th सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। 19th सेंचुरी में दो वर्ल्ड वॉर हुए और स्टॉक मार्केट का ग्रेट डिप्रेशन भी आया। लेकिन अभी अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो इतने मेजर इवेंट्स नहीं हुए जिसे हम इन्वेस्टिंग हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये समझना होगा कि हर इवेंट अलग अलग होती है और अलग अलग तरह से मार्केट को इफेक्ट करती हैं। अगर 19th के स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में मार्केट को $10 बिलियन का नुकसान हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 20th सेंचुरी में कोई स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में आया तो उसमें भी $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है इससे कई गुना ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि कई गुना कम हो। इसलिए हिस्ट्री के बेस पर हमें इन्वेस्टिंग का फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि हिस्ट्री फ्यूचर इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए एक मिसलीडिंग गाइड की तरह काम करती है, क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चरल चेंज प्रोवाइड नहीं करती जो करंट सिनेरियो के लिए ज़रूरी है। 19th सेंचुरी में वेंचर कैपिटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करना होता था तो फंड उसे खुद से ही मैनेज करना होता था, या फिर आपको बैंक से लोन लेकर अपना स्टार्टअप शुरू करना होता था। यानी स्टार्टअप के लिए रिस्क ज़्यादा था। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की तरफ जाएंगे तो हम स्टार्टअप फंडिंग में डिफरेंस देखेंगे। कितना चेंजेस अब आ गया। अब स्टार्टअप को फंड करने के लिए वेंचर कैपिटल फर्म मार्केट में आ गई हैं। जिस तरह से आज स्टार्टअप को फंड किया जा रहा है वो पास्ट से कहीं बेहतर है। पहले हम किसी कंपनी के शेयर को फिजिकल फॉर्म में खरीदते थे, यानी पहले शेयर को खरीदने के बाद हमें एक रिसीप्ट मिलती थी। अब हम ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री के बेसिस पर ही इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट को चलाते तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें कभी मिलते ही नहीं। अब कई चीज़ें बदल गई हैं। अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब इंफॉर्मेशन भी एक्सेसिबल हो गई हैं। इंडस्ट्रीज बदलने लगी हैं क्योंकि इकोनॉमी इंडस्ट्रियल से शिफ्ट होकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ गई है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स और कैपिटल का यूज़ होता है। इन्वेस्टिंग में एक कॉमन फ्रेज हमेशा यूज़ किया जाता है और वो है इट्स डिफरेंट दिस टाइम। हिस्टोरियंस कोई प्रॉफिट नहीं होते हैं कि उन्होंने जो किया है वही आप भी करें। आप अपनी मार्केट के स्पेसिफिक ट्रेंड को देखें, स्पेसिफिक ट्रेड्स को देखें, स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखें, और तब जाके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। रूम फॉर एरर्स। दोस्तों, हम इंसान भी अजीब होते हैं। कल हमारे साथ क्या होगा, हम इस चीज़ की बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्लान हम आने वाले कई सालों के लिए बना लेते हैं। हम इस चीज़ को बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या फिर हम इसे हमारी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कह सकते हैं। कब हमारे साथ क्या हो जाए हमें कुछ भी पता नहीं होता, यानी हमारी लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है। ठीक इसी तरह जब हम फाइनेंशियल बिहेवियर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल बिहेवियर का बेस्ट एग्जाम्पल हमें ऐसी जगह से देखने को मिलता है जहाँ से किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है। लास वेगास के कैसीनोज स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर का शानदार एग्जाम्पल है। जी हाँ, कैसीनोज में आपके ऐसे कई ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर मिल जाएंगे जो आपको ये सिखा सकते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, और ये आपको रूम ऑफ एरर की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये भी आप ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर से सीख पाएंगे। ब्लैक जैक कार्ड काउंटिंग का फंडामेंटल सिंपल है। किसी को इस बात की सर्टेनिटी नहीं होती है कि कार्ड डीलर अगला कौन सा कार्ड ड्रॉ करेगा। लेकिन जो ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर होते हैं वो इस तरह से अज्यूम करते हैं कि कौन कौन सा कार्ड डीलर पहले ही ड्रॉ कर चुका है, और इस अजम्पशन पर ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर ये बता देते हैं कि अगला कार्ड कौन सा होगा। ऑथर इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि सपोज कीजिए एक कार डीलर के पास ABCD और ई नाम के 5 कार्ड थे, जिनमें से ए और बी कार्ड डीलर पहले ही ड्रॉ कर चुका है।
तो ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर सी, डी और ई को लेकर अपना एजम्पशन करते हैं। वो अपनी प्रोबेबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी वो रूम फॉर एरर का चांस नहीं देते। ऐसा प्लेयर, जब आपको ये मालूम होता है कि कार्ड कौन सा आने वाला है, तो आप फिर ज़्यादा बेट लगाते हैं। और जब आपको पता नहीं होता कि कार्ड कौन सा आने वाला है, तो आप कम बैट लगाते हैं। ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर को ये मालूम होता है कि वो गेम ऑफ ऑड्स खेल रहा है, और इस खेल में कोई सर्टेनिटीज नहीं होती। आप कभी भी ये गैस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मोमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपने आप को रूम फॉर एरर देना चाहते हैं। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपने जो प्लान बनाया है, हो सकता है वो प्लान काम ना करे। हम रूम फॉर एरर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं। और बात जब पैसों की होती है, तो हम रूम फॉर एरर को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। रूम फॉर एरर को हम फोरकास्टिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, और फोरकास्टिंग करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आने वाले 10 सालों में स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा, या रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, इन सब के बारे में फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों में हम बस ऑड ही निकाल सकते हैं, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर एक स्टिपुलेटेड अमाउंट हम बता सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में एस्टिमेट करें, तो आपको रूम फॉर एरर देना होगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपका एस्टिमेशन एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। रूम फॉर एरर एक साइंस है, जहाँ पर आपको रिस्क लेना होता है। लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको ये सोचना होता है कि जो रिस्क आप ले रहे हैं, वो वर्थ टेकिंग है या नहीं। यही सेम फिलॉसफी आपको पैसे के साथ लगानी होती है। आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें रिस्क लेना वर्थ टेकिंग है या नहीं। तो कुल मिलाकर रूम फॉर एरर आपको ऐसा रिस्क लेने के लिए कहता है जहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। और जब आप इस तरह के रिस्क को लेते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी डिज़ायर्स, हमारी नीड्स और वांट्स बदलती रहते हैं। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बनाना ज़रूरी है, लेकिन हर 5 से 10 साल में दुनिया बदलती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, नई इकोनॉमी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, और हमारे खुद के भी गोल चेंज हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ के हर स्टेज में ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बाद में हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस डिसीजन को लेकर अब हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी रहती है। ऑथर एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कई लोग जब टीनेज में थे, तो अपने शौक के लिए वो टैटू बनवा लेते थे, और जब वो बड़े हुए तो उन्हें अपने इसी डिसीजन पर रिग्रेट होता है। आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं, तो आपको दो चीज़ें अपने मन में हमेशा रखनी होंगी। पहली चीज़ ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड के बारे में हमें नहीं सोचना है। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि अगर आपकी लो इनकम भी रही, तो भी आप खुश रहेंगे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेहनत करेंगे, तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का एंड रिजल्ट ना मिले, तो आपको रिग्रेट हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जब आपने बना ली, तो आप हर साल उस प्लानिंग को रिव्यू करें, और अगर मॉडिफाई करने लायक चीज़ें हैं, तो उसे मॉडिफाई भी ज़रूर करें। अक्सर लोग खुद पर हार्श हो जाते हैं, और प्लानिंग फेल होने पर खुद को मेंटली पनिश करने लगते हैं। इसका असर आप पर तो होता ही है, आपकी फैमिली पर भी इसका असर होता है। इसलिए प्लानिंग रिव्यू करते रहें, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल वेल्दी लोग हुए हैं, वो भी यही करते हैं। वो प्लान रिव्यू करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई भी करते हैं, और इजी वे में प्लान करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा माइंड चेंज हो सकता है। अक्सर उन एम्प्लॉय की लाइफ मेजरेबल होती है जो अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जब अडल्ट थे, तभी से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस फील्ड में काम करना है, और किस कंपनी में काम करना है। और खुद की नज़र में धोखेबाज या बेईमान साबित नहीं होना चाहते, भले ही वो मेंटली टॉर्चर हो जाए। ध्यान रहे कि आप खुद से लॉयल रहें, कंपनी से नहीं।
रियलिटी ऑफ चेंज को हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अमेज़ॉन जब शुरू हुआ था, तब वो सिर्फ एक बुक स्टोर हुआ करता था। धीरे धीरे इसने खुद को चेंज किया, फिर ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी बन गई, और बुक्स के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी ऑनलाइन डिलीवर करने लगी, और उसके साथ कई सारे चेंजेस भी आए। अब अमेज़ॉन का टारगेट है स्पेस। अगर अमेज़ॉन खुद को बुक स्टोर तक ही लिमिटेड करके रखती, तो शायद आज ये जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, और आज दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक नहीं बन पाती। जेफ बेजोस हर 5 से 10 साल में चेंज की रियलिटी को समझ जाते हैं, और फिर उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, और शायद यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप खुद को कॉन्स्ट्रेंट यानी बांध कर रखेंगे किसी प्लानिंग में, तो आप बाकी किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे ही वैसे आपको भी बदलना होगा। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि इसी में है सक्सेस, और सक्सेसफुल वेल्दी लोग ऐसा ही करते हैं। यू एंड मी एंड द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लालच ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है, और हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए लालच भरा होता है। वो लालच चाहे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हो या फिर इमोशनल चीज़ों के लिए हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रेट अचानक से बढ़ने लगते हैं, और हमें समझ में ही नहीं आता कि इन प्रोडक्ट्स का रेट क्यों बढ़ने लगा है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ने की वजह लालच होता है। अचानक से प्रोडक्ट के रेट बढ़ने को इकोनॉमी की लैंग्वेज में बबल कहते हैं। बबल के लिए पूरी तरह से लालच को ब्लेम करना सही नहीं है। जब भी किसी प्रोडक्ट के दाम मार्केट में बढ़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ट्रेडर्स लालची हो गया है, क्योंकि हम इसे सिर्फ अपने ही नज़रिए से सोचते हैं। हमें एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि इस बबल के पीछे की वजह क्या है। कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता पाएगा कि आखिर ये इकोनॉमिकल बबल होते क्यों हैं। ये ठीक उसी तरह है जब कोई आपसे पूछे कि आखिर ये वॉर क्यों होते हैं। आप कभी इसका रीजनेबल आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वॉर करने के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन हम एक रीज़न इसके लिए कह सकते हैं, वो ये है कि कभी कभी इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर्स से कुछ ऐसी एडवाइस ले लेते हैं जो एक्चुअल में उनके लिए सही नहीं होती। यानी दूसरे इन्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस में आकर कई इन्वेस्टर्स ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से पूरी मार्केट में असर देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से इकोनॉमिकल बबल आ जाता है। एक नॉर्मल इंसान का विजन और एक इन्वेस्टर का विजन अलग अलग होता है। एक नॉर्मल इंसान की कोशिश यही रहती है कि वो अपने पैसे को लॉन्गर टर्म तक इन्वेस्ट करके रखे, जबकि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म तक के लिए रखते हैं। ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हुए कहते हैं कि जब डॉट कॉम बबल हुआ, यानी टेक्नोलॉजी बबल, तब 1999 में याहू के स्टॉक के लिए एक नॉर्मल इंसान पागल हुआ जा रहा था। उसे यही लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट 30 साल बाद उन्हें जिलियन डॉलर का रिटर्न देगा। लेकिन इन्वेस्टर्स ने इन सब पर सिर्फ कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टर्स को ये मालूम था कि इस स्टॉक में अभी मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो। और जब कोई एक अच्छा ट्रेडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे देखकर कई दूसरे ट्रेडर्स भी इन्वेस्ट करने लगते हैं। और कई ट्रेडर्स इंट्रा डे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिससे कभी कभी इकोनॉमिकल बबल होने लगता है। 2000 में यही हुआ था। उस दौरान हाउसिंग बबल होने लगा था, और घर के दाम महंगे होने लगे थे, क्योंकि उस दौरान कई इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीद कर थोड़े दिन बाद बेचने लगे थे। जब भी किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ें, तो हम इसके लिए इन्वेस्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं। हम उन्हें इररेस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, या हम उन्हें स्पेकुलेटर्स कह सकते हैं। और इसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होकर ही इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा करने का उनका यही मकसद होता है, पैसा कमाना। उन्हें लगता है कि वो एक दिन में ज़्यादा कमा सकते हैं, तो वो इंट्राडे करके कमाते हैं, और 2 साल में कमा सकते हैं, तो 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं आपको कोई लालची होने का लेबल ना लगा दे। पैसे कमाना और लालची होना
अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप अपना माइंड लगाकर पैसे कमा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी नॉलेज कहती है कि आप इंट्राडे से पैसे कमा सकते हैं तो आप कमाएं। या आपको लगता है कि सिर्फ 1 साल में इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप सिर्फ 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें। आप किसी और के इन्फ्लुएंस में मत आएं। अब आगे हम पेसिमिज्म की बात करते हैं। हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों ही तरह की फीलिंग्स हैं। यानी हम चीज़ों को लेकर होपफुल भी रहते हैं और हमें कभी कभी कोई होप भी नहीं रहती। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव सोच भी है और नेगेटिव सोच भी है। कभी कभी जब हम हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो ही हम पॉजिटिव चीज़ों के डायरेक्शन में तेज़ी से भागते हैं। इसे हम जापान के एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जापान की इकॉनमी लगभग डूब चुकी थी। जापान ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियली, सोशली और इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था। और अगर कोई उस वक्त जापानी लोगों से ये कहता कि 50 साल बाद आप लोग दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री बनेंगे तो शायद जापानी लोग आप पर हंसते। लेकिन हुआ यही, जापानियों ने इन 50 सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि इसकी इकोनॉमी का लोग एग्जाम्पल देने लगे थे और इसने हर फील्ड में खुद को डेवलप कर लिया था। देखा जाए तो पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा स्मार्टर है और रीजनेबल भी है। अगर आप किसी से कहें कि सब कुछ अच्छा होगा तो शायद आपकी इन बातों पर वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर आप उससे ये कहें कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उसकी अटेंशन आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऑथर की माने तो मोस्टली जब आप किसी से कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये बात उस इंसान को चुभती है और आपकी ये बात उसके लिए फ्यूल का काम करती है। और वही इंसान कुछ साल के बाद आपको गलत साबित कर देता है। यानी आपने पेसिमिज्म एटीट्यूड दिखाकर सामने वाले को ऑप्टिमिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी तरह जब एक स्टॉक ट्रेडर ये कहता है कि उसने जो स्टॉक खरीदा है वो आने वाले सालों में दुगना हो जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि शायद ऐसा ना हो। वहीं जब कोई ये बोलता है कि जो स्टॉक उसने खरीदा है वो एकदम बेकार है, तो अक्सर वही स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। बात जब पैसे की आती है तो आपको थोड़ा पेसिमिस्टिक होकर सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियल लॉस कम फील होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी को अपने पैसे उधार देते हैं तो उधार देते वक्त आपको मन में कहीं ना कहीं ये सोच लेनी चाहिए कि आपके पैसे अब शायद नहीं मिलेंगे। जब जब आप इस तरह की सोच अपने मन में रख लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। आप अपने मन में पहले से ही ये परसेप्शन बना लेते हैं कि आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है। और जब वही पैसे आपको वापस मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। और जबकि वो पैसे खुद आपके ही होते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं होते जो आपने कमाए हों। आपका पैसा आपको कुछ दिनों बाद मिलता है। ये खुशी आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपने मन में पेसिमिस्टिक थॉट लेकर चले थे। वहीं अगर बात हम इन्वेस्टिंग की करें तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और जब नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट होकर सैड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये मानकर चलें कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा या शायद हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलेगा, तो हम अपने मन में इत्मीनान रख लेते हैं और जब हमें थोड़ा भी रिटर्न मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए पैसों के मामले में ज़्यादातर पेसिमिज्म सोच रखें, वो भी तब जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप एक दिन वेल्दी ज़रूर बनेंगे। वेन यू विल बिलीव इन एनीथिंग। दोस्तों, अक्सर हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि कैसे एलियंस अमेरिका के शहरों में अटैक कर देता है। तो चलिए उन्हीं एलियंस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एलियंस अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आया और इस बार ये एलियन अटैक करने नहीं बल्कि 2007 और 2009 की अमेरिकन इकोनॉमी को चेक करने आया। 2007 में उसने देखा कि लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। 2009 में फिर उसने देखा कि लोग पार्टी कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। यानी 2007 और 2009 की लाइफस्टाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जब एलियन ने डिफरेंसेस को क्लोजली नोटिस करना शुरू किया तो उसने ये देखा कि लोग तो नहीं बदले, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रूर बदल गई।
अब लोग नए नए फीचर्स वाले फ़ोन रखने लगे हैं और कंप्यूटर बेहतर होने लगे हैं, मेडिसिन बेटर हो गई हैं और कार्स की माइलेज बढ़ने लगी है। यानी 2007 के कंपैरिजन में 2009 की इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है। फिर जब एलियन और क्लोजली देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, यानी जो गरीबी में रह रहे हैं, और स्टॉक मार्केट की हालत ख़राब है। एलियन और सरप्राइज हो जाता है और ये सोचता है कि लोग वही हैं, लोगों की नॉलेज भी वही है, ऐसा कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2007 में हमने इकोनॉमी के लिए एक विज़न सेट किया था। हमने ये विज़न सेट किया था कि एक दिन हाउसिंग प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्टॉक मार्केट में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन 2009 तक उस विजन पर वर्क नहीं किया गया। हमने उस विजन पर या उस स्टोरी पर बिलीव करना छोड़ दिया था और इसी वजह से इतना डिफरेंस आया है और इतना बदलाव आया है। जब हाउसिंग प्राइस कम नहीं हुए तो लोग मॉर्गेज में डिफ़ॉल्ट करने लगे थे। डिफ़ॉल्ट केस बढ़ने की वजह से बैंक ने लोन देना ही बंद कर दिया था। लोन ना मिलने की वजह से लोगों के घर नहीं बिक पा रहे थे। लोग घरों को खरीद नहीं पा रहे थे। ऑथर कहते हैं कि जब हम इकोनॉमी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ टेंजिबल चीज़ों की बात करते हैं, यानी उन चीज़ों को जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे बड़ी कार, बड़ी बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें टेंजिबल चीज़ों के बारे में बताकर ये कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमें यही स्टोरी बता दी जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये पूरी दुनिया ही स्टोरी ड्रिवन है। आप यहाँ पर कुछ भी बता दें, लोग यकीन कर लेते हैं, खुद से कुछ नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कह देती है कि हमने ये डेवलप किया, इकोनॉमी में ग्रोथ हुई एक्सेट्रा, लेकिन रियलिटी में स्टोरी अलग होती है। जब आप इस स्टोरी ड्रिवन वर्ल्ड में अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली यह है कि जब आप किसी चीज़ को सच मानने लगते हैं तो आप उस सच के सच होने को, ऑड को, ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। यानी आप उस सच को फिक्स्ड मान लेते हैं। आपको उसके अलावा दूसरे किसी सच पर यकीन नहीं होता है। ऑथर इस बात को हमें एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपसे ये कहा जाए कि शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर लेते हैं, तो आप उस बाबा के पास जाते हैं और अपनी बीमारी का इलाज कराने लग जाते हैं। अगर आपके पास पैसा होता तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लेते। यानी इससे ये प्रूव होता है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप बीमार हो जाते हैं तो आप किसी की किसी भी बात को सच मान लेते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जब हमें दुनिया के बारे में इनकम्प्लीट व्यू मिलता है तो हम खुद से ही उस व्यू को कंप्लीट करने लग जाते हैं। हम खुद का नैरेटिव बनाकर उस गैप को फिल करने लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि जब आप किसी को कोई बात बताते हैं तो वो इंसान जब किसी और को आपकी बात बताता है तो उसमें वो अपना नैरेटिव डाल देता है या एक दो चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड कर लेता है। इस बात को ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जब हम छोटे थे और हमारी दादी नानी हमें भूतों की कहानियाँ सुनाती थीं और उन कहानियों को जब हम अपने दोस्तों को सुनाया करते थे तो उसमें हम कुछ अपना भी इनपुट डाल देते थे ताकि हमारे दोस्तों को हमसे ज़्यादा डर लगे। हम ह्यूमंस का माइंडसेट ही ऐसा होता है। जब हम किसी स्टोरी से सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें इनकम्प्लीट सी लगती है, तो उसे कंप्लीट या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें अपना नैरेटिव डाल देते हैं। ऐसा करके हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम सबको यही लगता है कि हम जो अपने आसपास देख रहे हैं वही सच है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अंदर की स्टोरी अलग है। हमें जो हायर अथॉरिटी बोल देती है हम वही मान लेते हैं। बात जब पैसे की हो तो आपको सबकी बात नहीं माननी होती। आपको खुद रियलिटी का पता लगाना होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट की सच्चाई को जानना होता है, क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तो आपको इस बड़ी सी मार्केट में कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। ऑल टुगेदर नाउ कन्फेशन। हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते हैं। आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने पैसे के आप खुद मालिक हैं। आप चाहें इसे सेव करके रखें या फिर इसका इन्वेस्टमेंट कर दें। यहाँ पर हम सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकते हैं और पैसों की साइकोलॉजी ही बता सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको ही करनी
और कैसे करनी है ये भी आपको ही डिसाइड करना होगा। हम आपको बस यही बता सकते हैं कि ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और रिस्क एंड लक दोनों से ही चलती है। आपको लक और रिस्क दोनों की ही ताकत को अच्छी तरह से समझना होगा कि कोई चीज़ आपको लक से मिल सकती है और कोई चीज़ आपको रिस्क से। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितना कम आपके अंदर ईगो होगा, उतना ही आप पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते जाएंगे। पैसे की ये खासियत होती है कि ये उनके पास ही हमेशा टिका रहता है जो हम्बल होते हैं और जिनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है। इसके साथ आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पैसे इस तरह से मैनेज कर दें कि आप रात में सुकून से सो सकें। आपको पैसे इस तरह से कमाने हैं कि आपको नींद अच्छी आए। ऑथर कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो उससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हर बार जीत सकते हैं, कभी कभी आपको हार को भी गले लगाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बना रहे, तो आपके पास जितना पैसा है, आप उसी में खुश रहना सीखें। जब आप अपने पैसे से खुश रहेंगे, तो पैसे आपके पास खुद ब खुद आएंगे। पैसे का इस्तेमाल आप टाइम को कंट्रोल करने में लगाएं, यानी पैसे से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखें। पैसे कमाने का मज़ा तभी है जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकें, अपने मन के मुताबिक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा दिन तक इम्प्रेस नहीं रहते। जो लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। पैसों का इस्तेमाल कभी भी शो ऑफ करने के लिए ना करें। जितना हो सके अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि आज अगर आप पैसे को बचाएंगे, तो कल यही पैसा आपको भी बचाएगा। अपनी कार के लिए या अपने घर के लिए बचाना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए भी आपको पैसे बचाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी इमरजेंसी आ जाती है जहां पर आपका बचाया हुआ पैसा बहुत काम आ जाता है। अपने लिए कॉस्ट ऑफ सक्सेस को डिफाइन करें और उसके लिए पे करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। हमें हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको रिस्क लेने से भी नहीं घबराना चाहिए। जहां आपको लगता है कि रिस्क लेना वर्थ इट है या रिस्क का असर आप पर ज़्यादा नहीं होगा, तो रिस्क लेने से घबराएं नहीं, क्योंकि रिस्क बाद में आपको पे ज़रूर करेगा। अपने गेम को डिफाइन करें, यानी लोगों को ये बताएं कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है और पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है। और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके एक्शन से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस्ड ना हो। दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली फाइनेंस में, क्योंकि हर इंसान के अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल होते हैं और अलग अलग अप्रोच भी होती हैं। और उसी गोल और अप्रोच से एक इंसान अपना डिसीजन बना लेता है। आप वही करें जो आपके लिए फाइनेंशियली वर्क करता है। आपको ये जानना होगा कि आपकी फैमिली सेविंग के बारे में क्या सोचती है। आप अपनी फैमिली से अपने सेविंग प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर भी सेविंग कर सकते हैं और उन्हें इंडिविजुअली सेविंग करने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस चीज़ के लिए सेविंग कर रहे हैं, इसका भी आपको टारगेट बनाना होगा। आप घर के लिए सेविंग कर रहे हैं, या फिर कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हैं, या किसी जगह हॉलीडे मनाने की सेविंग कर रहे हैं, ये आपको अपने घर वालों के साथ डिस्कस करना होगा। जब आप अपने घर वालों के साथ अपनी सेविंग के प्लान को डिस्कस करेंगे, तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी अपने घर वालों को बताना होगा और उनसे ये डिस्कस करना होगा कि आप किस चीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर वाले इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने घर वालों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताना होगा और उन्हें ये समझाना होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको अपनी वाइफ या फिर अपने पेरेंट्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ऑथर आगे कहते हैं कि आपको स्ट्रांगली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पर वर्क करना चाहिए। हमारा जो भी फाइनेंशियल गोल है, उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए और हमारा ये कदम सही डायरेक्शन में तभी बढ़ेगा जब हम साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझ जाएंगे और अपने दिमाग में पूरी तरह से इसे बसा लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट्स सेक्शन में अगला वीडियो
किस किताब पर पसंद करेंगे जरूर बताएं। राधे राधे।